नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी और भारत की बैठक आज सनबीम वरुणा में हुई है, जहां कई तरह के प्रस्ताव पारित हुए हैं। आइए सीधे यहां बात करते हैं आए हुए पदाधिकारियों और स्कूल संचालकों से कि क्या रहा पूरी बैठक का निचोड़। और ये साधारण सभा में कुल 6 प्रस्ताव आए, जो कि एक अच्छी बात ये थी कि सर्वसम्मति से पास किए गए। अंतिम प्रस्ताव में शायद 2 वर्ष के समय को बढ़ा के 5 वर्ष किया गया। बाकी सारे प्रस्ताव ठीक थे। और दूर दूर से आए हुए सीबीएसई स्कूलों के मैनेजर, जो आज सुबह कोई 5 बजे चला होगा, तो कोई रात को ही आया होगा। कुछ लोगों की तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद 2 लोग आए। उन सबको आभार प्रकट करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं काशी नगरी में आए हुए सभी हमारे बंधुओं का, विशेषकर सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन के अध्यक्ष लखनऊ से आए श्री श्याम पचौरी जी का, और सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन के संरक्षक श्री संजय गुप्ता, जो हम मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं, उनका, जो कि एमएलए भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और शामली से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मुरलीधर यादव जी, जो राष्ट्रीय स्पोक्समैन हैं हमारे सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन के, और जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए हैं, वो मऊ से आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सर्वप्रथम संरक्षक श्री संजय जी को माइक देना चाहता हूँ। आज की हमारी जनरल बॉडी में जो प्रस्ताव हम लोग के पारित हुए हैं, इसकी एक प्रेस विज्ञप्ति आपको हम लोग दे रहे हैं। हमारा सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन यूपी भारत की जो साधारण सभा जनरल बॉडी की बैठक आज सनबीम स्कूल वरुणा के सभागार में हम लोगों ने संपन्न किया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य शासन प्रशासन एवं सीबीएसई की कई गलत एवं अव्यवहारिक नीतियों एवं लाल फीताशाही के कारण विद्यालय संचालन जो चुनौतीपूर्ण हो गया है, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में आए बड़ी संख्या में स्कूल प्रबंधकों ने इस विषय पर अपनी बातें रखी। सभा के आरंभ में संगठन के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मुरलीधर यादव जी एवं सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन किया। इसमें मुख्य रूप से जो विषय है, मैं उसमें कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे कि संगठन के हमारे कोषाध्यक्ष जगदीप मोदक जी ने भी कई समस्याओं के समाधान सुझाए हैं। सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन एवं संगठन के संरक्षक डॉक्टर दीपक मोदक जी, जो मेरे बगल में बैठे हैं, उन्होंने आए ही इसमें सभी सदस्यों को उनकी सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया था। प्रस्ताव शासन द्वारा विद्यालय प्रबंधन का विभिन्न तरीके से दोहन होने पर चिंता व्यक्त करते हुए हम सभी शिक्षा समाज एवं राष्ट्र स्तर पर कई वर्षों से सराहनीय जो योगदान करते आ रहे हैं, इन प्रशासनिक तंत्र द्वारा की जा रही लापरवाही जो कि एक चिंताजनक है, उसके साथ उन्होंने संगठन के घोषणा पत्र तैयार करने पर भी सुझाव दिया। हमारे संगठन के सम्मानित वकील श्री अजय सिंह जी ने भी संगठन के हित में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। अन्य सम्मानित प्रबंधक गणों ने विद्यालय की विभिन्न समस्याओं जैसे आरटीई और उसके रिफंड एवं आरटीई शुल्क तेलंगाना राज्य के मानक के अनुकूल करने के प्रयास, जैसे कि तेलंगाना में आरटीई में जो बच्चों का एडमिशन होता है, उसकी जो प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार देती है वो 2000 रुपये पर मंथ देती है, मगर हमारे यूपी में मात्र 400 रुपये जो स्टार्टिंग में जो फिक्स हुआ वही अभी तक चला आ रहा है। ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए भी हम लोग सरकार को अपना एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे जेपी तिवारी प्रबंधक, जो कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल बस्ती ने जियो टैगिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू करवाने की मांग किया। इस अवसर पर श्री मूर्ति मिश्रा, एमपी मिश्रा, राजेंद्र यादव जी जैसे हमारे सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। मुख्य रूप से आज की जो हम लोगों का जो प्रस्ताव था, उसमें यही था कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो सेंट्रल कुछ कहती है और स्टेट कुछ कहते हैं, कि सीबीएसई स्कूल स्टेट की भी कुछ गाइडलाइंस है जिनको हमें फॉलो करना होता है, और सेंट्रल्स के नॉर्म्स से हम फुलफिल होते हैं, चलते हैं। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण कई ऐसे नॉर्म्स हैं जिसकी समस्या हमको उठानी पड़ती है। प्लस प्रशासनिक हस्तक्षेप, जैसे कि स्कूलों में एक सीबीएसई स्कूल एक आप लोग खुद देखते होंगे कि एक अच्छा परिसर, एक अच्छा सुंदरता से बनाया जाने वाला कैंपस होता है, मगर कभी कभी सरकारी फोर्सों के रुकने के कारण जिस तरीके से कैंपस अव्यवस्थित होता है, उसको लेकर यहाँ पर चिंता प्रकट की गई। प्लस अधिकारियों द्वारा
जो स्कूलों में अनावश्यक हस्तक्षेप और कुछ नियम के आड़ से उत्पीड़न जैसी तमाम चीजें हैं, उसको लेके आज हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा करते हुए कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसको हम लोग सरकार के समक्ष एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सभी प्रेस मीडिया का स्वागत करता हूं। आप लोग एक बहुत बड़ी आंख है तीसरी, जैसा कि सभी लोग कहते हैं। आप जो चाहेंगे ऐसा हो सकता है। हम लोग विद्यालय चला रहे हैं, हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट है, जो कि आप जानते हैं। हम लोग सब शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस हम लोगों को गवर्नमेंट पैदा करती रहती है। कभी कभी मानक नए आ जाते हैं, उनको हमें पालन करना होता है। कुछ ऐसे मानक होते हैं जिनको हम पालन कर लेते हैं, कुछ ऐसे मानक होते हैं जिनको हमें पालन करने में दिक्कत होती है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसको भी हमारे ऊपर थोपा जाता है कि नहीं, आपको करना ही करना है, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिसेंटली आप लोगों ने सभी ने एनईपी सुनाई है। एनईपी बहुत आया है। पहले भी कुछ दिव्यांग या विकलांग बच्चों होते ही हैं सब जगह, जो हम लोगों के यहाँ भी पढ़ते हैं, जिनकी व्यवस्था हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं। जो कि हमारे किसी भी क्लास में आता है तो हम उसको ग्राउंड फ्लोर पे व्यवस्था करके एक अलग से उसको अटेंशन पे करके अच्छी पढ़ाई कर देने की कोशिश करते हैं। अभी जो हम लोगों के ऊपर एक नया आदेश एक लागू किया जा रहा है कि वो बच्चा, अगर आपका 4 फ्लोर का स्कूल है तो वो बच्चा 4थे फ्लोर पे अपने से जाना चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई संसाधन हमें जुटाना पड़ेगा जो बच्चा अपने से चला जाए, जैसा कि लिफ्ट एंड रैंप। लिफ्ट लगाना आसान है, लेकिन आप लिफ्ट कहां कहां लगाएंगे? शहर में लगाना आसान, बनारस में संडे में लगी है, और बनारस में लगा सकते हैं, लखनऊ लगा सकते हैं, इलाहाबाद लगा सकते हैं, कानपुर लगा सकते हैं। लेकिन एक छोटे से जनपद गांव में स्कूल है जहां लाइट ही नहीं आती, हम लोग पूरी विद्यालय व्यवस्था जनरेटर पर रखते हैं या सोलर पर रखे हुए हैं, वहां लिफ्ट कैसे चलाएंगे? इन सब चीजों को, ये जो चीज यहाँ बनारस में लागू है, वही एक जौनपुर के छोटे से गांव में या बलिया के छोटे से गांव में भी कोई लागू कर रहा है। तो ये कुछ वेरिएशन होना चाहिए। रैंप भी हमने बना दिया, उन्होंने कहा हमने रैंप बना दिया। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जहां रैंप पॉसिबल नहीं है, जिनके 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक हैं, या 20 साल 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, वहां रैंप बनाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वहां भी बनाना कंपलसरी है, लगाओ। और उस रैंप का भी एक मानक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बनाया ऐसे चलाया जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, ऐसे नहीं, उसको इतने इतने स्टेप पे उठना है, वो भी उसमें फिक्स कर दिया है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो मेरा प्रेस कहना है कि हम लोग पढ़ाने के लिए हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा समाज डेवलप करने दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ये भी कर देंगे। लेकिन हमें कुछ वक्त मिले, उसके लिए इमीडिएट इस पे एक्शन ना हो। ये मैं मीडिया कर्मी से कहता हूं कि आप तो हमारी आवाज उठाइए कि हमें थोड़ा वक्त मिले। इसके लिए हम कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट का जो भी डायरेक्शन आएगा वो आप लोगों के सामने हम लोग करेंगे। मीडिया एक ऐसी व्यवस्था है या मीडिया के लोग ही समाज को आईना दिखाते हैं और सरकार को भी आईना दिखाते हैं। कहा जाता है कि अगर मीडिया लिखना बंद कर दे तो सरकारें काम करना बंद कर देती हैं। तो वो हमारे पे भी लागू होता है और सरकारों पे भी लागू होता है। हमारी कमियों को भी आप दिखाते हैं, हमारी अच्छाइयों को भी आप दिखाते हैं। जब हमारा रिजल्ट अच्छा निकलता है तो आप ही हमारी पीठ थपथपाते हैं, और जब हमारे यहाँ कोई कमी होती है तो आप ही हमारा तिरस्कार भी करते हैं या अपनी कलम से हमको राह दिखाते हैं। उसको मैं तिरस्कार नहीं करूँगा, मैं राह दिखाना। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यालय माँ सरस्वती का प्रांगण है, वहाँ पे कार्य करने वाला एक एक व्यक्ति बच्चों के सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए काम करता है। कभी कभी कुछ अवांछनित तत्वों द्वारा या कभी कभी दैवी, जैसे अगर हम बसों को कहें, बहुत ट्रेन ड्राइवर है, सारी कुछ चीज़ें सही हैं, सब कुछ चल रहा है, और अचानक से बस के सामने
कोई मोटरसाइकिल वाला आके गिर जाता है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो उसमें प्रबंधक का क्या रोल है? प्रबंधक क्या कर सकता है अगर कोई बाइक वाला गिर गया और मोटरसाइकिल वाला दब गया? लेकिन आप ही लोग के माध्यम से लिखा जाता है, प्रबंधक के कमी से विद्यालय की बस दुर्घटनाग्रस्त, बच्चों के जान माल किसी तरह से बचा, वजह से आज बस दुर्घटना होते हुए बची, चाहिए भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको रास्ता नहीं और आईना नहीं दिखा सकता, क्योंकि बस 80% से ज्यादा शिक्षा का भार संभाले हुए हैं। अगर प्राइवेट विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट चीज़ों का लोग विरोध कर रहे हैं या करेंगे, या उनको बार बार हरेस किया जाएगा, कभी मीडिया के माध्यम से या कभी समाज के, हम भी समाज के, उसी समाज का हिस्सा है। मेरा भी कोई व्यक्ति अस्पताल में गया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर वो बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत ज़्यादा से और ज़्यादा खराब हो गई और वो मर गया, तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं डॉक्टर को कहूँ कि इसने मुझे मेरे पिता को मार डाला या मेरे बच्चे को मार डाला, और हम उस अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें। अगर ऐसा ही लगता है तो एक दिन के लिए कल्पना करके देखा जाए, एक दिन इस बनारस जनपद के सभी प्राइवेट अस्पतालों को के गेट को बंद कर दिया जाए कि कोई नया मरीज नहीं लेंगे, और उस दिन आप कल्पना कीजिए कि बनारस में कितने लोग मरेंगे। नंबर का चले, 1 नंबर की पढ़ाई हो, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। वो कभी नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी लड़ जाए। वो सुबह उठता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्वकर्मा जी की पूजा करता होगा कि हे विश्वकर्मा भगवान, मेरी सब गाड़ियां समय से चली आए, ठीक से चली आए, और जब जाए तो हे भगवान पहुंच जाए, मेरे स्कूल में कुछ ना हो। दीपक सर अभी कह रहे थे कि जिस दिन किसी बच्चे को चोट नहीं लगती, मैं कहता सबसे अच्छा दिन है। तो हम ये चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी पॉजिटिव चीज़ें समाज में जाएं, निगेटिव चीज़ों को, अगर कमियां सच में हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी आई है जो सच है, जब उसका कोर्ट से, उसका पुलिस से सच्चाई पता चल जाए, तभी उसको निगेटिव चीज़ को फ्लोर पर लाया जाए, अन्यथा की स्थिति में छवि खराब न की जाए। ये मेरा आप सबसे बहुत विनम्रता से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम पचौरी जी, शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में भी यादव जी ने बताया कि जैसे डॉक्टरों पर लोग संदेह पैदा है, उससे स्कूल के प्रति लोगों के जो सम्मान और मान का बोध होता है, सारे स्कूलों की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ स्कूल वाले ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सभी बदनाम हो रहे हैं। तो हम इस पर जानना चाहेंगे कि जैसे यादव जी जो बात कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि हॉस्पिटलों में सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है क्या? नहीं, जैसा कि बताया उन्होंने, हॉस्पिटल में भी ईमानदारी है और विद्यालयों में भी ईमानदारी है। हॉस्पिटलों में बाकायदे सिंडिकेट बना करके, एजेंट पैदा करके, बड़े बड़े जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, आपके गांव से लेकर शहर तक हर जगह मरीजों को कैप्चर करने की पूरी योजना चल रही है। इससे आप सहमत नहीं हैं? ऐसा नहीं है। ईमानदारी से कौन इस बात को? ऐसा नहीं है। हाँ, दवाओं के कमीशन से लेकर के और जांच पूरी सवाल पूरा होने दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल से जोड़ा है। ये शिक्षा का मंदिर है, अब वो लूट की जगह है। समझ लीजिए पूरी बात को ध्यान से, वो लूट की जगह ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ लोगों के अपने बच्चों के भविष्य के लिए भेजते हैं, वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए भेजते हैं। हॉस्पिटल में जांच के नाम पर लूट, दवा में कमीशन, मरीज लाने में कमीशन, एम्बुलेंस वाले से कमीशन, उससे आप शिक्षा मंदिर की तुलना कर सकते हैं क्या? इसके लिए मैं आपके से कहना चाहूँगा, इससे तुलना नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल, चिकित्सीय सुविधाएं देना सरकार का काम है और एजुकेशन भी सरकार का काम है। लेकिन सरकार अच्छे से ना तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना पाई, ना ही अपने हॉस्पिटल बना पाई, तो इस व्यवस्था को प्राइवेट में आना पड़ा। जैसे कि विद्यालय में हम लोग आए हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स लोग जो प्राइवेट में गए हैं। तो जब वहाँ प्राइवेट व्यवस्था करनी है तो वहाँ पे बहुत सारे संसाधन जुटाने हैं। आज आप मेदांता लखनऊ देख लीजिए, कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बना, उसके लिए कितना फंड उन्होंने डॉक्टर त्रेहन ने इकट्ठा किया, लैंड ली और इतनी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई हैं। तो उन सुविधाओं में जो खर्चा आ रहा है, आज के टाइम में बहुत सारी मशीनें हैं जो बहुत महंगी आती हैं, जो मेरे ख्याल से अमेरिका या रूस या जापान से मंगाई जाती हैं। वो बहुत महंगी मशीनें होती हैं। जब महंगी मशीनें होती हैं तो टेस्ट महंगा होता है। आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैं आपसे जो शिक्षा, जो स्कूल संचालक हैं, उनके प्रति लोगों का जो सम्मान घट रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सम्मान तो वो क्यों घट रहा है, उस पर बात करिए। उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने जैसे कहा कि महंगा है, मैं वेदांता की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं यहाँ उसी के तरह प्राइवेट के हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी तो उसी तरह के विद्यालय हैं। एक विद्यालय हमारा बिना एसी का भी है, एक विद्यालय हमारा एसी का है, बहुत अच्छी ऑडिटोरियम है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल है। तो ये एक क्लास वाले विद्यालय हैं जिसमें लोग पढ़ाने आते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक दीपक मधुक जी ने एक नज़ीर पैदा की है कि 700 से अधिक विद्यार्थियों को ये निःशुल्क पढ़ाते हैं, उसी पद्धति से पढ़ाते हैं जिस पद्धति से इनके सब बच्चे पढ़ते हैं। आपके पूरे पूर्वांचल के या पूरे हम समझते हैं कि पूरे सारे सीबीएसई के विद्यालय के लोग यहाँ पे आए हैं, मैनेजमेंट के लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति ऐसी नज़ीर कायम करके दिखाए, ऐसा किसी ने किया है क्या? इस बारे में बताता हूँ। हम लोग 25% विद्यार्थियों वो को, सरकार की योजना है। हम लोग 25% विद्यार्थियों को जो सरकार भी कहती है उसको करते हैं। दूसरे लगभग 25% विद्यार्थियों को तमाम तरह की छूट, तमाम तरह की चीजें हम लोग देके शिक्षा देते हैं। संजय गुप्ता जी, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो वर्तमान जो सरकार की शिक्षा नीति है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हमारी जो वर्तमान शिक्षा नीति है 100% व्यवहारिक है और हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का एक ऐसा हम लोगों ने विकेंद्रीकरण किया है जहाँ पर बच्चे का चाहे सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयर वाइज हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं आज की इस बैठक के बाद? देखिए, केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार ने वो काम करके दिखाया है जो पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई। लार्ड मैकाली की शिक्षा नीति पे पूरी कांग्रेस सरकार चलाती रहेगी। आज हमारी नई शिक्षा नीति ने बहुत कुछ चेंज किया है और आज मैं काशी की धरती से कह सकता हूँ, खाली काशी घूम लीजिए, केंद्र की सरकार की मंशा काशी में साक्षात दिखाई दे रही है। तो ये जो विद्यालय है संदीप ग्रामीण विद्यालय, ये ग्रामीण परिक्षेत्र में 750 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और हर वर्ष हम 2 कमरे नए बनाते हैं। ये हमारा मकसद होता है, उद्देश्य। उन 2 कमरों को हम हर वर्ष बढ़ाते रहें। बच्चों का उसको सिलेक्शन किस मानक पे करते हैं आप? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कोई टेस्ट नहीं, पहले आओ, जो पहले आता है। और वहाँ जिस दिन प्रवेश परीक्षा होती है, करीब समझ लीजिए कि आधा किलोमीटर की लाइन लगती है, 1 किलोमीटर की, जो गाँव वासी वहाँ लाइन से खड़े होते हैं और बड़े अनुशासन से कि हम आके उसके अंदर एडमिशन लेते हैं। और एकदम जो आप स्टैंडर्ड यहाँ का देख रहे हैं, वहाँ पूरे कंप्यूटर हैं, प्रोजेक्टर हैं, क्लास में बड़े बड़े वो स्क्रीन हैं जो ब्लैक बोर्ड होते हैं और टीचिंग बहुत अच्छी होती है। वहाँ के बच्चे IIT बिट्स, पिलानी, यहाँ तक कि पिछले वर्ष एक बच्चा डॉक्टर बना है एम्स में। आप शायद गए थे, इंटरव्यू उसका किए थे, और उसके पिताजी ने अपने ऑटो के पीछे लिखा है, वो ऑटो चालक है उसके पिता, मेरा बच्चा बना डॉक्टर, धन्यवाद संदीप। अब समझिए उस चीज़ को। और वो 1 रुपया भी नहीं लेते, वो टोटल फ्री है, बल्कि एक ड्रेस और एक सेट कॉपी किताब का हम अपने कॉपी वाले को और अपने ड्रेस वाले को बोलते हैं कि उन स्कूल के बच्चों के लिए स्पॉन्सर करो। वो स्पॉन्सर कर देता है क्योंकि उसको 16,000 बच्चे हमारे में दिख रहे हैं, तो 700 बच्चों का फ्री थे। तो अशोक जी ने वहाँ बड़ा अच्छा हाँ, अगर आप कभी आए तो आपको हम दिखाएंगे। हम लोग भाई क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।